मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रेनू मैम। बेटा आज हम करेंगे हमारे ग्रामर और रीडर के S7 का जो चैप्टर है वो सभी कंप्लीट हो चुके हैं, यानी हमारा S7 का 50% सिलेबस है वो कंप्लीट हो चुका है। आगे आज हम करेंगे पत्र लेखन। तो पत्र लेखन है यानी पत्र किस तरह से लिखा जाता है वो पढ़ेंगे। और पत्र है वो आपके दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। तो आज हम औपचारिक पत्रों के बारे में पढ़ेंगे। तो पत्र लेखन में है, व्यवहारिक जीवन में पत्र लिखने की आवश्यकता प्राय बनी रहती है कि व्यवहारिक जीवन में यानी जीवन में पत्र लिखने की आवश्यकता कभी भी हो सकती है। संचार के नवीनतम साधनों के विकास के उपरांत भी पत्र लिखने की कला को विकसित करना नितांत आवश्यक है कि संचार यानी कि अपने बातों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए अपनी बातचीत जो संचार के साधन है यानी फ़ोन हो गए, मोबाइल फ़ोन आ गया आजकल तो इनके नवीनतम साधनों के कारण हम मैसेज कर सकते हैं कि कारण के बाद में उपरांत यानी बाद में पत्र लेखन की जो कला है लेकिन उसके बाद में भी इसको हमें नितांत विकसित रखना आवश्यक है, बहुत जरूरी है। नितांत आवश्यक है यानी कि बहुत जरूरी है। पत्र प्राय दो प्रकार के होते हैं, पत्र हैं वो दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। जो व्यवहारिक पत्र है यानी हम पत्र लिखते थे पहले, जैसे फ़ोन नहीं था उससे पहले जब हम किसी को अपनी बात पहुंचाने के लिए पत्र के द्वारा ही सूचित करते थे, लेकिन उसके बाद में भी जो पत्र है उसकी कला का अपना महत्व है कि जब औपचारिक पत्र की ज़रूरत होती है तो उसके लिए हमें इनकी आवश्यकता होती है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमें पत्र लेखन आए कि किस तरह से लिखा जाता है। पत्र के आवश्यक अंग हैं, जो पत्र लिखते हैं उसमें महत्वपूर्ण अंग है। तो सबसे पहले है भेजने वाले का पता। भेजने वाले का पता वो कहाँ लिखा जाता है? ऊपर बाईं ओर। भेजने वाले का पता कहाँ लिखा जाता है बेटा? ऊपर बाईं ओर। फिर है पत्र भेजने की तिथि, ऊपर पते के नीचे। फिर पत्र भेजने की जो तिथि है वो ऊपर पते के नीचे लिखी जाती है। संबोधक है अभिवादक, बाईं ओर लिखा जाता है, जैसे प्रिय मोहन, पूज्य पिताजी, आदरणीय माताजी आदि। तो बेटा ये अनौपचारिक पत्र के आपको भाग बताए गए हैं। पत्र की विषय सामग्री, पत्र का मुख्य भाग अनुच्छेदों में। पत्र का अंत है, पत्र के अंत में बाईं ओर पत्र लिखने वाले का अपना संबंध पद लिखता है, जैसे आपका प्रिय पुत्र, आपका कृपाकांक्षी बहुदीय आदि। और हस्ताक्षर एवं नाम पत्र के अंत में। पत्र पाने वाले का पता। तो जिस तरह से यहाँ पर जो इसमें बताया कि सबसे पहले भेजने वाले का पता, तो औपचारिक और अनौपचारिक दोनों में क्या होगा? भेजने वाले का पता है। तो अनौपचारिक में तो होगा हम एड्रेस लिखेंगे कि किस पते पर भेजा जा रहा है, ठीक है। तो है जैसे कि सेवा में श्री कैलाश चंद्र शर्मा बी, 524 सरोजनी नगर, नई दिल्ली, और ये उनका एड्रेस के कोड हो गए। संबोधक एवं अभिभावक के उदाहरण है, जैसे मान्यवर लिख दिया, पूजनीय या फिर प्रिय। आयु और संबंध के अनुसार कि बड़ा है मान्यवर, पूजनीय बड़े के लिए, प्रिय अपने बराबर के लिए, छोटे के लिए। सादर चरण स्पर्श, चरण वंदना, शुभाशीर्वाद, आदरणीय, श्रद्धेय। अब हम औपचारिक पत्र लिखेंगे। औपचारिक पत्र को फॉर्मल लेटर भी कहते हैं। तो हमारा आज का पत्र है अवकाश के लिए प्रधानाचार्य को पत्र, या अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। तो सबसे पहले ऊपर हेडिंग डालेंगे औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र, पत्र है हमारा पहला अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। प्रार्थना पत्र। अब सबसे पहले क्या लिखना है? अभी हमने पढ़ा था कि बाईं ओर, हमको ऊपर से बाईं ओर, बायां कौन सा हो गया? ये सीधा हाथ है, उल्टा हाथ तो किस तरफ हो गया? इस तरफ। तो बाईं ओर हम यहाँ पर लिखेंगे सेवा में, क्योंकि हम ये औपचारिक पत्र है तो इसमें सेवा में लिखेंगे। ऊपर सेवा में किसको लिख रहे हैं? प्रधानाचार्य जी को, जिसको लिखा जाता है सेवा में के बाद में हम अगर यहाँ पर प्रधानाचार्य जी को लिख रहे हैं तो प्रधानाचार्य जी लिखेंगे। और अगर हम क्लास टीचर को लिख रहे हैं यानी कक्षा अध्यापिका को लिख रहे हैं तो यहाँ पर कक्षा अध्यापिका लिखेंगे। फिर अपने स्कूल का नाम MLP इंटर
नेशनल स्कूल। फिर है, कहाँ पर है हमारा स्कूल? राजपुरा, राजपुरा और फिर रेवाड़ी। अब है जो नेक्स्ट है हमारी कि जो हम संबोधित करते हैं बाईं ओर ही, उसको लिखना है। लिखेंगे महोदय, एक लाइन छोड़ देना बेटा, उसके बाद में लिखना महोदय। अब यहाँ से आपको लिखना है, इसी के नीचे से लिखना है, सविनय निवेदन है कि, निवेदन है कि मुझे कल रात से मलेरिया, या फिर आप सिर्फ बुखार भी लिख सकते हो, मलेरिया ज्वर आ रहा है, यानी बुखार आ रहा है, मलेरिया का आ रहा है। रक्त की जांच के उपरांत डॉक्टर ने परामर्श दिया है कि इसे ठीक होने में 4-5 दिन का समय लगेगा। कि इसे ठीक होने में, कि सविनय निवेदन है, मुझे कल रात से मलेरिया ज्वर आ रहा है, रक्त की जांच यानी खून की जांच कराने के बाद में डॉक्टर ने परामर्श दिया है कि इसे ठीक होने में 2-4-5 दिन का समय लगेगा। अब आप नेक्स्ट लाइन से लिखोगे, आता है, मैं एक सप्ताह तक विद्यालय नहीं आ पाऊंगा, वरना अगर आप लड़की हैं तो पाऊंगी। आपसे विनम्र प्रार्थना है, आपसे विनम्र प्रार्थना है कि मुझे दिनांक, अब दिनांक के लिए आप क्या करेंगे कि आप कब लिख रहे हैं, क्योंकि आप जब लिख रहे हैं उससे आप नेक्स्ट डे की ही छुट्टी के लिए बोलेंगे, तो उसके लिए 1 दिन या 2 दिन के बाद के लिए, तो जैसे तो मुझे दिनांक हम लिखते हैं 8 सितंबर 2020 से, क्योंकि 4-5 दिन के लिए चाहिए तो 12 तारीख तक के लिए 5 दिन हो जाएंगे, 12 सितंबर 2020 तक का अवकाश प्रदान करें, अब है नीचे लिखेंगे। अब इसके आगे हम, आपकी अति कृपा होगी, आपकी बाईं ओर ही लिखना है बेटा, आपकी अति कृपया होगी से धन्यवाद, आपका आज्ञाकारी
शिष्य, फिर अपना नाम लिखना है आपको, जैसे लिखा रमन कुमार। फिर आप रोल नंबर लिख सकते हो नीचे अपने, कक्षा लिख दोगे, कक्षा जिस भी क्लास में आप हो, और दिनांक। ठीक है बेटा। तो अब जैसे यहाँ पर दिनांक लिख देते हैं कि आप ये कब लिख रहे हो, तो हमने लिख दी 7/9/2020। ठीक है बेटा। तो ये आपको पत्र है, ये अपनी नोटबुक में नोट करना है। और एक चीज़ का ध्यान रखना है लिखते हुए कि जो भी चीज़ आप लिखते हैं इसके अंदर वो सारी बाईं ओर लिखी जाती है। तो सुंदर सुंदर राइटिंग में इसको नोट करेंगे। थैंक यू। Good morning 8th class. So let's start our today's maths class. In the previous class we start our next chapter, chapter number 9, that is about the percentage and its application. And you know all about how to represent a percentage, what that symbol is represent, what that symbol stands for. So let's start our next question. So fifth one is after spending. After spending मतलब खर्च करने के बाद 60% of his money. 60% किसका, उसकी मनी का। ही गेट अ मैन हैज ₹8,000। ठीक है, स्पेंड कर दिया उसने ओवरऑल कितना, हमारे पास 60% उसने ओवरऑल खर्च कर दिया और उसके पास रिमेनिंग रुपए कितने, 8,000। तो 8,000 किसका होगा, देखो एक तरीके से 60% है तो मतलब 100% टोटल होता है, तो कितना बचा 40%। ठीक है, और वो 40% इन्होंने कितना गिवन है कि वो 40% है उसके पास ₹10। ठीक है, जैसे एक तरीके से क्या है, उसने 60% पूरा का पूरा क्या कर दिया है, खर्च कर दिया है। तो किसका टोटल था, टोटल मनी का था वो एक तरीके से। ठीक है, और 40% का जो बचा है उसके पास अमाउंट, वो कितना गिवन है, उन्होंने परसेंटेज में नहीं गिवन है बल्कि उन्होंने रुपए में गिवन है। ठीक है, तो अब ये जो अमाउंट है किसका है, 40% ऑफ टोटल अमाउंट का कितना रुपए है हमारे पास, 8,000। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट टोटल मनी, फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास, लेट टोटल मनी इज इक्वल टू X रुपीज। ठीक है, अब उसने स्पेंड कितने कर दिए, 60%। आफ्टर स्पेंडिंग 60%, he has left with 8,000 रुपीज। ठीक है, तो अब हमें निकालना क्या है कि टोटल अमाउंट कितना था उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब यहाँ देखो, जैसे अगर हम यहाँ पे 8,000 लगा दे 60% का, और 60% ऑफ x इज इक्वल टू 8,000, क्या वहां पे वैलिड होगा, क्योंकि यहाँ पे ये 60% क्या है जो उसने स्पेंड कर दिया है। ठीक है, और ये 8,000 क्या है, जो रुपए उसके पास बचे हैं, मतलब जो सेविंग रुपीज है वो है हमारे पास। तो मैंने पहले बताया जब भी हम सोल्व करते हैं तो क्या होता है, डाटा सिमिलर होना चाहिए तभी हम सोल्व कर सकते हैं। यहाँ डाटा क्या है, यहाँ ये सेविंग रुपीज वाला और ये क्या है हमारे पास स्पेंडिंग रुपीज वाला। तो किसका परसेंटेज होगा, जो सेविंग रुपीज है उसी की वैल्यू गिवन है तो हम किसका लेंगे, उसी का परसेंटेज लेंगे, और वो कितना हो जाएगा 40% ऑफ x कितना गिवन है, ₹8,000। ठीक है, क्योंकि 60% अगर स्पेंड हुआ है तो 40% उसने सेव करा होगा एक तरीके से, जो बचा है उसके पास वो कितना है 40%, और उसका x जो है मतलब टोटल वैल्यू का 40% क्या है हमारे पास, इतना गिवन है ऑलरेडी। ठीक है, नाउ 40%, तो परसेंटेज विल रिमूव बाय डिवाइड बाय 100, मल्टीप्लाई x बिकॉज ऑफ मतलब क्या होता है हमारे पास मल्टीप्लीकेशन एंड 8,000। नाउ सिंपली 8,000 मल्टीप्लाई विद 100 एंड डिवाइडेड बाय 40 बिकॉज हियर वी हैव 100 इज एट द डिवीजन, सो यहाँ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई और ये डिवाइड बन जाएगा। 1 0 से 1 0, 4 1 4, 4 2 0 0, तो कितना आ गया हमारे पास 20,000। ठीक है, ये क्या हो गया हमारे पास टोटल मनी जो उसके पास क्या थी, बिफोर स्पेंडिंग द मनी ही हैज अ टोटल ऑफ 20,000 रुपीज। ठीक है, बट उसने क्या कर लिया 60% यूज कर लिया और वो कितना बचा उसके पास ₹8,000, और डाटा सेम होना चाहिए, हम इसीलिए हम परसेंटेज भी डालेंगे जो उसके पास मनी सेव हुई है, और वो कितना है 60% अगर यूज कर लिया तो उसके पास 40% बचेगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6 इज 30% ऑफ 50 स्टूडेंट्स। 30% ऑफ 50 स्टूडेंट्स मतलब वहाँ 50 स्टूडेंट्स हैं और उनमें से 30% जो है वो गुड है, आर गुड्स इन मैथ्स, मतलब कि वो अच्छे हैं मैथ्स में।
फाइंड द नंबर ऑफ वीक स्टूडेंट्स। अब डाटा किसका गिवन है, गुड स्टूडेंट्स का, ठीक है, और हमें निकालने क्या है, वीक स्टूडेंट। तो क्या हो जाएंगे, जो गुड नहीं है वो वीक होंगे ऑब्वियसली, तो कितने हो जाएंगे 70%। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिखते हैं परसेंटेज ऑफ गुड स्टूडेंट्स, 6 इन मैथ्स इज इक्वल्स टू 30%, ठीक है। तो परसेंटेज ऑफ वीक स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा, 100 माइनस 30 दैट विल बी इक्वल्स टू 70%, क्योंकि हमारे पास क्या गिवन है, हमें निकालना क्या है, नंबर ऑफ वीक स्टूडेंट। अब नंबर ऑफ वीक स्टूडेंट्स किसके निकलेंगे, किसी एक पर्टिकुलर क्लास के ही निकलेंगे, और वो टोटल अमाउंट हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स जो है वो गिवन है ऑलरेडी, कितने हैं 50, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, सिर्फ वीक स्टूडेंट्स की परसेंटेज, तो 70% ऑफ 50 हमें सिंपली बस यही निकालना है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 70/100 मल्टीप्लाई 50 10 से 10 10 से 10 कितना आ गया 35 स्टूडेंट्स क्या है वीक है किसमें, मैथ्स में, और क्या है 30% का मतलब हो जाएगा वहां पे कितने बचेंगे, सिर्फ 15 स्टूडेंट्स क्या है वो गुड है इन मैथ्स में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज द प्राइस ऑफ ए मोटरसाइकिल वाज ₹60,000 लास्ट ईयर। मतलब एक मोटरसाइकिल था, उसका प्राइस लास्ट ईयर कितना था 60,000। इट इज इंक्रीज बाय 12% दिस ईयर। अब वो इंक्रीज हो गया इसी का ही कितना 12%। तो अब ये नहीं होता कि 12% इंक्रीज हुआ है तो क्या हो गया हमारे पास 60% का 12% निकाल दिया, वो क्या आएगा इंक्रीज अमाउंट आएगा एक तरीके से, ठीक है। और उसके बाद अगर उसको हम ऐड कर देंगे, जो इंक्रीज अमाउंट है हमारे पास उसको 60,000 में ऐड कर देंगे, क्या निकल आएगा हमारे पास, जो वैल्यू इंक्रीज होने के बाद हमारे पास आई है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या निकालना पड़ेगा, द प्राइस ऑफ मोटरसाइकिल कितना है ₹60,000। अब परसेंटेज इंक्रीज कितनी है 12%, ठीक है। तो हमने क्या निकालना है, इंक्रीज इन प्राइस कितना हुआ होगा, इंक्रीज इन प्राइस कितना हुआ होगा 12%, किसका 60,000 का, ठीक है। 20 से 20 कैंसिल आउट, सिंपली क्या हो गया 70 to 100 क्या आ गया हमारे पास रुपीज आ गया जो इंक्रीज हुआ है। लेकिन पूछा क्या गया है यहाँ पे कि फाइंड द न्यू प्राइस ऑफ द मोटरसाइकिल। अब न्यू प्राइस ये तो नहीं होगा क्योंकि हमने बोला है कि इंक्रीज हुआ है उसका अमाउंट, तो ये अमाउंट इंक्रीज हुआ है। तो टोटल मोटरसाइकिल की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे, पहले 60,000 थी, अब इंक्रीज हो गया उसमें 7,200 और ऐड हो जाएंगे। तो सिंपली द प्राइस ऑफ न्यू बाइसिकल या न्यू प्राइस ऑफ मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल है, दैट विल बी इक्वल्स टू 60,000 और प्लस 7,200। तो कितना हो जाएगा 67200 रुपीज क्या होगी अब उसकी न्यू प्राइस मनी हो गई, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नाउ 8th वन इज एन अलॉय। अलॉय होता है केमिस्ट्री की टर्म है जिसमें क्या होता है कॉम्बिनेशन ऑफ टू मेटल्स, और उससे हम क्या बनाते हैं एक मेटल अलॉय बनाते हैं, ठीक है। तो वो कॉम्बिनेशन होता है टू मेटल्स का या नॉन मेटल्स का, ठीक है। तो एक अलॉय है जो कि कॉम्बिनेशन है किसका, टिन एंड जिंक, ठीक है। अलॉय जो है वो किसकी फॉर्म में हमारे पास कलेक्शन है उससे एक टिन और एक किसका जिंक का, ठीक है। नाउ कंसिस्ट मतलब कि उसमें इस जो अलॉय है इसमें 45 मतलब इनकी परसेंटेज गिवन है, ये दोनों किस किस अमाउंट में है हमारे पास, ठीक है। 45% टिन मतलब टिन जो है वो कितना है 45% में है, एंड रेस्ट ऑफ जिंक। अब जिंक कितना बचेगा, अगर 45% देखो एक जो अलॉय है वो हमारे पास दो उससे मिलके बना है तो क्या हो जाएगा 45% अगर उसमें टिन है तो कितना 55% क्या हो जाएगा उसमें जिंक हो जाएगा एक तरीके से, ठीक है। नाउ फाइंड क्या करना है, फाइंड द वेट ऑफ टिन। वेट किसका कंसिडर करना है हमने टिन का, ठीक है। और गिवन है इन द अलॉय इफ द वेट ऑफ जिंक इज 90, इसका वेट हमारे पास 90 kg गिवन है और इसका वेट हमें निकालना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, यहाँ से अगर 55% ऑफ 90 अगर हम निकाल दें तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास जिंक का टोटल अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। इफ द वेट ऑफ जिंक इज 90 kg, हमें निकालना क्या है टिन का वेट, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ देखो पहले परसेंटेज ऑफ टिन कितना था 45%, ठीक है। तो परसेंटेज ऑफ जिंक कितना हो जाएगा हमारे पास
100 में से 45 माइनस करेंगे जो कि कितना आ जाएगा 55%। हो गया इतना, ठीक है। अब हमें क्या गिवन है, वेट भी गिवन है किसका, वेट ऑफ जिंक कितना है 90 kg। एक तरीके से मतलब कि यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 55%। सो यहाँ पे क्या गिवन है 55% ऑफ किसी एक पर्टिकुलर अलॉय के अमाउंट का कितना गिवन है हमारे पास, उसमें जिंक कितना है 90 kg, ठीक है। सो हमने यहाँ मान लिया कि लेट वेट ऑफ इसका अलॉय का x है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 55% ऑफ x इज इक्वल टू 90 kg। वेट हमारे पास यही है, तो कितना आ जाएगा 55/100 मल्टीप्लाई विद x किसके इक्वल आ गया 90 के इक्वल। तो x यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 90 मल्टीप्लाई 100/50, ठीक है 55 सॉरी 511,520 कितना आ जाएगा हमारे पास 1800/11, ठीक है। ये क्या आ गया हमारे पास अमाउंट किसके लिए, ये अमाउंट आ गया एक्स टोटल, जो अलॉय का जो वेट था हमारे पास वो था 1800/11। नाउ निकालना किसका है, हमें टिन का अमाउंट निकालना है। तो टिन का वेट कितना हो जाएगा 90, अगर उसमें से हमारे पास क्या है जिंक है तो टोटल में से क्या कर देंगे 90 माइनस कर देंगे जिससे टिन आ जाएगा, ठीक है। एक सेकेंड, सो टोटल है हमारे पास 1800/11 और हमारे पास टिन का निकालना है, ठीक है। दोनों कॉम्बिनेशन से मिलके बना था टिन और जिंक। हमें जिंक का अमाउंट पता है, मतलब वेट पता है, तो हम क्या करेंगे उसमें से -/1 हो गया। फैक्टर कितना आ गया 11, एलसीएम 11 आएगा 1800 एज इट इज, और यहाँ कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे 990, ठीक है। सिंपली सॉल्व करेंगे 0 1 और 17 -8 और ये 0, ठीक है 11। अब इसको सिंपली सोल्व करना है, क्या हो जाएगा फर्स्ट ऑफ ऑल 11 7 जा, ठीक है, देन 77 40 33.706 एंड 302, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आएगा, इसका वेट आएगा इन केजी में, परसेंटेज में कुछ पॉइंट्स के उसमें लिखाना, ठीक है। देखो यहाँ क्या था हमारे पास क्वेश्चन, परसेंटेज टिन की गिवन थी और वेट किसका गिवन था जिंक का, ठीक है। तो हमें परसेंटेज भी किसकी चाहिए थी, एक तरीके से जिंक की, लेकिन 55% किसका, एक पर्टिकुलर अलॉय के अमाउंट का हमारे पास कितना गिवन है, जिंक में 90 गिवन है। तो हमने यूज कर लिया 55% ऑफ x इज इक्वल टू 90 गिवन है ऑलरेडी, ठीक है। अब टोटल अमाउंट, अब टोटल वेट क्यों निकाला है, क्योंकि टोटल में से अगर हम जिंक को माइनस कर देंगे हमारे पास टिन का वेट आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों के कॉम्बिनेशन से मिलके बना है। तो जो वेट होगा वो दोनों में क्या होगा, कुछ कुछ अमाउंट में डिवाइड होगा। एक का अगर हमें अमाउंट पता है तो दूसरे का हम उसमें से माइनस करके निकाल लेंगे, ठीक है। एक्स हमारे पास आया था 1800/11 kg, तो टिन का कितना हो जाएगा, उसमें से हम 90 माइनस कर देंगे जो कि क्या है जिंक का वेट है, और आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास दिस वन अमाउंट, ठीक है। पॉइंट्स में आंसर आएगा इसका ग्राम में। सो स्टूडेंट्स हियर वी कंप्लीटेड अवर एक्सरसाइज 9.1। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। Good morning student, welcome to online classes. This is Saroj from MLP International School Rajpura. Student, we have already completed our chapter 7 and now we are just doing our listening skill. So in this regard, today I'm just going to tell you the fourth part regarding the same. So let us start. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, जो आज क्लास 8 का है वो मैथोलॉजिकल जो क्रिएचर हमने पढ़ा था चैप्टर, जिसमें एशियंस जो है दिनों में हमारे यहाँ बहुत से ऐसे क्रिएचर्स होते थे जिसके बारे में बहुत सी स्टोरीज, डिफरेंट काइंड ऑफ स्टोरीज है और डिफरेंट जो है कंट्रीज़ के बारे में। तो उसी तरह से जो है इसमें भी जो है एक स्टोरी दी गई है जो आपको लिसनिंग स्किल्स के अंडर है, तो वो आपको पढ़नी है ध्यान से और समझनी है। और उसके बाद में जो मैथोलॉजिकल क्रिएचर्स चैप्टर है आपका 6, इसके बैक में जो है लिसनिंग स्किल्स के नाम से आपका एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें आपको क्वेश्चन जो उसके पीछे जो दिए हुए हैं वो आपको इसी पैराग्राफ में से उसका आंसर देना है। सो लेट अस स्टार्ट। सो स्टूडेंट, नेम was a mythical beast that had the body of a bull and the head of a lion। यानी कि यहाँ पे नेम जो है वो एक ऐसा मैथोलॉजिकल बेस्ड है, क्रिएचर है जो है बीस्ट यानी कि जानवर,
तो जो है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, जिसकी बॉडी तो जो है वो बुल की है और उसका सर जो है हेड है वो लॉयन का है. It was said to be a furious animal that lived in a mountains and hunt for a living. जिसका ये माना गया है कि बहुत ही खतरनाक और डरावना जीव है जो कि माउंटेन में रहता है और अपनी जो है जीवन जीने के लिए हंटिंग करता है. टुवर्ड्स द एंड ऑफ विंटर, और सर्दियों के एंड में, when there was nothing to eat, यानी कि सर्दियों में जब उसको खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता है, Nain would come to the first day of New Year, यानी कि न्यू ईयर, उस दिन जो है जब वो न्यू ईयर का पहला दिन होता है, जब टू द विलेज टू ईट, जब वो जो है गांव में खाने के लिए पहुंचती है. Livestock, crop and even villagers, especially children. जबकि जो है लिव स्टॉक यानी कि खाने पीने की जो भी चीज़ें होती है स्टॉक में उनके पास होता है, जैसे क्रॉप्स है और बहुत, और उसके साथ साथ वो विलेजर्स, और उनको स्पेशली क्या चीज़ पसंद थी, बच्चे. तो ये चीज़ें थी जो वो खाने के लिए पहले साल के पहले दिन गांव की तरफ आती है सर्दियों में. टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ, और अपने आप को बचाने के लिए, द विलेजर्स वुड पुट फूड इन फ्रंट ऑफ देयर डोर्स, और अपने आप को बचाने के लिए विलेजर्स क्या करते थे कि उसके सामने अपने घर के आगे क्या रखते थे, फूड रख देते थे. एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी ईयर, साल के हर, मतलब नए शुरुआत में, नई शुरुआत वाले दिन वो अपने डोर्स के आगे जो है खाना ला के रख देते थे. इट वॉज बिलीव दैट, सो साल के पहले ही दिन क्या करते थे, एवरी फर्स्ट डे ऑफ द एवरी ईयर, सर्दियों में जब भी साल शुरू होता था नया साल, तो लोग क्या करते थे, अपने घरों के बाहर दरवाजे पे जो है खाना रख देते थे. इट वॉज द believed that after the Nain ate the food they prepared, it would attack any more people. It would not attack any more people. तो इसका क्या बिलीव था कि जब वो अगर अपने घर के दरवाजे पे सामने अगर भोजन रख देते थे तो उसको खाने के बाद नैन जो है वो क्या करती थी, वो खाना खाने के बाद वो कभी भी किसी पर अटैक नहीं करती थी. द विलेजर्स वुड लिव इन टेरर ओवर द विंटर, और जो है पूरी जो है सर्दी जो है गांव के लोग इस जो है डर से वहां पे रहते थे. बट ओवर टाइम दे लर्न दैट द फ्यूरियस Nan was afraid of three things: the color red, fire and noise. और उसके बाद काफी समय निकलने के बाद वो ये चीज जान गए थे कि जो नैन जो है वो जो मैथोलॉजिकल बेस्ड जो है वो क्या करती थी, उसको तीन चीजों से बहुत ज्यादा डर लगता था. और वो चीजें क्या थी, रेड कलर, फायर और नॉइस, यानी कि उसे लाल रंग और आग से और आवाज से बहुत डर लगता था. तो इसके बाद में भी शायद जब उसको इस चीजों का पता चला तो उन्होंने उससे बचने के लिए दे मस्ट हैव बीन ट्राइड ऑफ दीज थिंग्स, उन्होंने इन चीजों का उपयोग किया होगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, व्हाट वाज नेन. नेन क्या थी, इट वाज अ मैथोलॉजिकल बेस्ड, ये एक मैथोलॉजिकल बेस्ड थी. डिस्क्राइब इट, उसके डिस्क्रिप्शन में आपको क्या बोलना है, हिज बॉडी वाज ऑफ बुल एंड हिज हेड वाज ऑफ लायन. तो वो उसका स्ट्रक्चर है. इसके साथ साथ आप इसमें ये भी डिस्क्रिप्शन दे दीजिए कि वो अपनी जो लाइवलीहुड के लिए व्हाट शी यूज्ड टू डू. अब नंबर 2 देखिए, व्हेन डिड नैन कम टू द विलेज एवरी ईयर. वो हर साल जो है कब आती थी, इन द विंटर सीजन, व्हेन द विंटर स्टार्ट इन द एवरी न्यू ईयर. तो ये आप उसमें डिस्क्राइब कर सकते हो. नंबर 3 देखिए, व्हाई डिड द विलेजर्स पुट फूड इन फ्रंट ऑफ देयर डोर्स एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी ईयर. हर साल जब सर्दियों में नए साल की शुरुआत के दिन विलेजर जो है अपने घर के दरवाजे पे फूड यानी कि खाना क्यों रखते थे,
तो इसका आंसर क्या बताओगे आप? इसमें आपको बताना है बिकॉज इन एवरी ईयर इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर men used to come towards the village to hunt the food. इसलिए so they used to put the food in front of the door so that they can accept the people and children. यानी कि वो जो है ताकि खाना खा के वापस चली जाए और बच्चे और विलेजर्स को ना खाए, तो ये चीज उसका आंसर है इसमें। नंबर 4 देखिए, व्हाट वर द थिंग्स दैट नेम वाज अफ्रेड ऑफ। वो कौन सी चीजें थी जिससे नेन को डर लगता था? तो इसका आंसर क्या है? द रेड कलर, द फायर एंड द नॉइज। वो 3 चीजों से डरती थी, आवाज से, लाल रंग से और आग से। अब नंबर 5 देखिए, गिव सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स से। फ्यूरियस का आएगा आपका फेयरल और इसका लाइव स्टॉक्स का आएगा स्टॉक, स्टॉक या फिर फार्म एनिमल। तो ये चीजें इसका जो है सिनोनिम्स है। सो स्टूडेंट, व्हाट यू हैव टू डू एज यूजुअल, आपको ये वीडियो लाइक करनी है और शेयर करनी है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय। A very pleasant morning to all my dear student of class 8th. This is Vinita ma'am, your science teacher, welcoming you to our YouTube channel of online classes. Student, as you know that we are doing our chapter 7, that is the conservation of plant and animal, and in our previous video we have done already its few content. Now in this video we are going to continue it further, so let's do it. Conservation of forest. Student, as you know that we are doing the chapter that is related to the wildlife, forest, plant and animals. So in this we are going to continue this content. Student, the conservation of forest को हमें क्यों कंजर्व करना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बिकॉज क्योंकि लाइफ पे अर्थ पे लाइफ पॉसिबल होने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना है। बिकॉज फॉलोइंग मेथड कैन बी अडॉप्टेड टू कंजर्व फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए डिफरेंट स्टेप्स हमें फॉलो करने चाहिए। ओवर ग्रेजिंग बाय एनिमल्स इन फॉरेस्ट शुड बी स्टॉप। कुछ एनिमल्स को हम लोग क्या करते हैं, फ्री ऐसे ही छोड़ देते हैं लैंड में, फील्ड में, सो वो ओवर ग्रेज कर लेते हैं, उस पूरे फील्ड को अपने आप मतलब चढ़ते जाते हैं, वहाँ से उसको पूरा ओवर ग्रेज कर लेना, इसको हमें बैन करना चाहिए। नेक्स्ट इज लार्ज कटिंग ऑफ ट्रीज फॉरेस्ट। Trees must be stopped if it is very essential to cut a few trees, plant more trees in their place. स्टूडेंट देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो कटिंग शुड बी बैन बिकॉज फॉरेस्ट के ट्रीज को कट करना, फॉरेस्ट की मतलब उसको हार्म करना, इट इज़ वेरी बहुत ही मतलब बेकार चीज़ है बिकॉज हमें नहीं करना चाहिए ऐसा। फॉरेस्ट के जंगलों के पेड़ों को हम काट देते हैं बट क्या हम वहाँ पे एक भी प्लांट को ग्रो करने जाते हैं? नो। जब हम किसी से कुछ ले रहे हैं तो हमें उसको बदले में भी कुछ देना चाहिए। सो इन दिस वे हमें क्या करना चाहिए, वी शुड प्लांट एटलीस्ट 1 ट्री एट देयर प्लेस। अगर हमने किसी एक प्लांट को वहाँ से कट किया, ट्री को कट किया, देन वी शुड प्लांट another one at their place. The next one is afforestation. Afforestation is a term which means the planting of more trees, जिसमें हमें more trees को plant करना होता है बहुत सारे। Massive afforestation work should be undertaken to cover large area of land with appropriate trees. हमें क्या करना चाहिए, एक हैवी एरिया में मतलब बहुत बड़े लार्ज स्केल पे हमें अफोरेस्टेशन करना चाहिए, जिसके की वजह से मतलब लार्ज एरिया जो बैरन पड़े हुए खाली खेत पड़े हुए होते हैं उनको कवर करना चाहिए। प्लस में इससे हमें क्या करते हैं, ट्रीज़ की शेड्स वगैरह भी मिलेगी एंड ऑक्सीजन लेवल भी जो है वो इंक्रीज होगा। इंक्रीज इन द सेंस मेंटेन बैलेंस बना रहेगा। एवरी पीस ऑफ बैरन लैंड शुड बी प्लांटेड विद ट्रीज। जितने भी हमारे खेत खाली पड़े होते हैं लाइक मतलब जो बंजर ज़मीन होती है, उपजाऊ नहीं होती, जिसमें हम फसल नहीं उगा सकते, सो इन दैट केस वी शुड प्लांट एटलीस्ट ट्रीज देयर टू कीप द लैंड फर्टाइल। एंड प्लस में इससे भी जो हमारे इन्वायरमेंट में एटमॉस्फेयर में जो एयर का क्वांटिटी है एंड प्लस में जो इसकी जो अनबैलेंस हो जाता है नेचर, वो बैलेंस रहेगा। वीड्स डैमेज ट्रीज
क्राउडेड ट्रीज, डिसीज ट्रीज एक्सेट्रा शुड बी रिमूव। तो आपने देखा होगा जब हम पेड़ों को उगाते हैं तो उनके साथ कुछ वीड्स, कुछ ऐसे पेड़ जो मतलब दुबले पतले होते हैं, कुछ खराब होते हैं, उनमें कीड़े वगैरह लग जाते हैं, या फिर ऐसे ट्रीज जो क्राउडेड होते हैं, बहुत जगह जगह पे एक ही जगह पे कई सारे पेड़ हो जाते हैं, या फिर ऐसे ट्रीज जिनमें डिसीज लग गए होते हैं। इन ये डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज जो बताई गई हैं, वी शुड रिमूव दैम, बिकॉज इनसे क्या होता है, हमारा नेचर, हमें सिर्फ ये नहीं करना कि जस्ट वी हैव टू प्लांट द ट्रीज देयर, वी हैव टू टेक केयर ऑफ देम आल्सो। सो हमें ऐसे गलत चीज़ों को या फिर आप कह सकते हो डैमेज थिंग्स को रिमूव कर देना चाहिए हमारे इन्वायरमेंट से। नेक्स्ट है स्टूडेंट वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ क्या होती है, जितने भी जीव जंतु वनस्पति वगैरह हमारे जो फॉरेस्ट में रहते हैं, दैट आर कंसिडर टू बी द वाइल्ड लाइफ। प्लांट एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी नेचर में रहते हैं आर प्रेजेंट इन द वाइल्ड, नेचुरल हैबिटेट कंस्टिट्यूट करते हैं वहाँ पे, उसको हम वाइल्ड लाइफ बोलते हैं। टाइगर, लायन, एलिफेंट, बियर्स इन डेंस फॉरेस्ट, क्रोकोडाइल एंड व्हेल्स इन नेचुरल वाटर बॉडीज, ट्रीज, हर्ब्स, shrubs इन द फॉरेस्ट आर एग्जाम्पल ऑफ वाइल्ड लाइफ। जितने भी आप चीज़ें ये देख रहे हो लाइक टाइगर्स, लायन, जितने भी हमारे वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, जितने भी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, हमारे एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, कुछ आप मतलब टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं, या जितने भी हमारे प्लांट्स की कैटेगरीज होती हैं, वो सारी चीज़ें कहाँ पे मिलती हैं, हमें फॉरेस्ट में मिलती हैं, एंड इट इज़ कंसिडर्ड एज अ वाइल्ड लाइफ। बट कल्टिवेटेड प्लांट एंड डोमेस्टिकेटेड, कल्टिवेटेड यानी जो हम पेड़ पौधों को ग्रो करते हैं, मतलब क्रॉप्स वगैरह हो सकती हैं, एंड डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स जो हम पालते हैं, उन जानवरों को हम उसमें इंक्लूड नहीं करते। वाइल्ड लाइफ बायोडाइवर्सिटी इज प्राइसलेस ट्रेजर ऑफ आवर प्लानट। एज यू नो दैट द वाइल्ड लाइफ बायोडाइवर्सिटी, हम बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है विभिन्नता, बहुत सारी जैविक विभिन्नता, ये जो है स्टूडेंट ये प्राइसलेस होती हैं, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, एक ऐसा ट्रेजर, एक ऐसा खजाना है जो कि हमारे प्लानट पे हमें मिलता है, बिकॉज ऑफ इट्स यूनिक जियोग्राफिकल and climate topographical variation. India is very rich in its wildlife diversity. As you know that कि इंडिया का जो एक यूनिक जियोग्राफिकल है, भौगोलिक इसका जो क्षेत्र है वो बहुत ही यूनिक है इन कंपैरिजन टू अदर, बिकॉज आपने देखा होगा अमेरिका वगैरह या किसी भी अदर कंट्री की हम बात करें तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा क्लाइमेट डिफ्रेंशिएशन होती है। क्लाइमेट डिफ्रेंशिएशन इसका मतलब जो इन्वायरमेंट है बहुत ठंडा है, ट्रॉपिकल, मतलब तो इस तरीके से, बट इंडिया में जो है वो डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप का क्लाइमेट वेदर आपको देखने को मिल सकता है। सो इन दिस वे इट इज़ रिच इन वाइल्ड लाइफ डाइवर्सिटी, तो इसीलिए इसमें वाइल्ड लाइफ जो डाइवर्सिटी है वो भी बहुत लार्ज क्वांटिटी में आपको देखने को मिलती है। वाइल्ड लाइफ प्रोवाइड सोर्स मटेरियल फॉर ब्रीडिंग, इम्प्रूव वेराइटीज ऑफ क्रॉप्स एंड प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो दैट इज़ द रीज़न कि वाइल्ड लाइफ जो है हमें बहुत ही मतलब इम्प्रूव वेराइटी ऑफ क्रॉप्स प्लांट, मतलब कोई सपोज दैट कोई भी पर्सन कोई भी प्लांट की कैटेगरी है उसमें क्रॉप वगैरह या कुछ भी एनीथिंग जो है हमसे प्रोडक्ट हमें उससे मिलता है वो कम हो रहा है, तो हम उसको ब्रीडिंग करके हाइब्रिडाइज करके उसमें से डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें उससे गेन कर सकते हैं। सो द साइंटिस्ट एंड मेडिकल रिसर्चर्स यूज वाइल्ड लाइफ एनिमल्स एज रिसर्च मटेरियल ऑन विच फाइनल एक्सपेरिमेंट आर परफॉर्म बिफोर देयर एक्चुअल एप्लीकेशन टू ह्यूमन बींग्स। देखिए वन मोर डिफरेंट इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट कि जितना भी साइंटिस्ट वगैरह या फिर मेडिकल रिसर्च वगैरह जो किए जाते हैं, तो जितने भी हमारे रिसर्चर्स मेडिकल रिसर्चर्स होते हैं या फिर साइंटिस्ट होते हैं वो सारे क्या करते हैं जनरली, जो फर्स्टली जो इन्वेंशन मतलब उनका जो डिस्कवरी या जो भी एक्सपेरिमेंट वो बनाते हैं, मतलब जो भी खोज वो करते हैं, रिसर्च करते हैं, उसका सबसे पहले जो एक्सपेरिमेंट होता है स्टूडेंट वो फर्स्टली किस पर करते हैं अपना क्या नाम है वाइल्ड एनिमल्स या किसी भी एनिमल्स पे। आपने देखा होगा जनरली रिसर्चर्स क्या करते हैं रैट पे, कैट पे, डॉग पे, इन पे रिसर्च करते हैं क्योंकि ये भी सिमिलर टू द ह्यूमन बींग्स होते हैं। एंड प्लस में अगर डायरेक्ट ह्यूमन बींग्स पे कर देंगे तो मतलब मानव जाति को खतरा रहता है। सो इस तरीके से एंड ना वन थिंग वेरी इट इज़ अ फैक्ट कि जो एनिमल्स होते हैं उनकी लोगों की लाइफ में बहुत ही कम वैल्यू होती है इन कंपेरिजन टू ह्यूमन बींग। सो दैट इज़ द रीज़न आप कह सकते हो, बट मतलब ये एक हिंड्रेंस या मैं यूँ कह सकती हूँ नेगेटिव पॉइंट है जो मैं आपको बता रही हूँ। सो इसलिए भी साइंटिस्ट और मेडिकल रिसर्चर्स मतलब ह्यूमन बींग वाइल्ड एनिमल्स का यूज़ करते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ वाइल्ड लाइफ इज़ एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ वेरियस फूड चेन्स, फूड वेब, biogeochemical cycles and energy flow through different trophic levels
एंड आपको पता है कि वाइल्ड लाइफ जो है कि कंपोनेंट होता है फूड चेन्स में, बिकॉज फूड चेन्स आपको पता है प्रोड्यूसर से स्टार्ट होती है, फिर आफ्टर दैट फूड चेन फूड वेब में कन्वर्ट होती है, ये पूरा एक कंटिन्यू बायोलॉजिकल केमिकल साइकिल भी बनाते हैं, एनर्जी फ्लो होती है फ्रॉम वन लेवल टू अनदर लेवल। तो इस तरीके से ट्रॉपिक लेवल्स में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से एनर्जी फ्लो करता है। थर्ड द वेरियस सर्विसेज, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की सर्विसेज हैं जो कि प्रोवाइड की जाती हैं हमारे वाइल्ड लाइफ के थ्रू। Now the student, the topic is causes of depletion of wildlife. So listen it very carefully because it is answer of your long question. कि कॉजेज़ क्या होते हैं वाइल्ड लाइफ के डिप्लेशन के, मतलब उसको किस तरीके से लोग ख़त्म करें। तो क्या होता है स्टूडेंट, देखिए बहुत सारी ऐसी स्पीसीज़ हैं हमारी एनिमल्स की और प्लांट्स की जो कि डेंजर भी हैं, ख़त्म भी होती जा रही हैं। ये रीजंस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज़ द इंक्रीज इन ह्यूमन पॉपुलेशन। एज यू नो दैट व्हेन द ह्यूमन पॉपुलेशन इज़ ग्रोइंग कॉन्टीन्यूसली, उसके लिए हमें एग्रीकल्चर लैंड चाहिए, प्लस में डेवलपमेंट के लिए बहुत भारी मात्रा में लार्ज स्केल में हमें एरिया चाहिए होता है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ रहा है, फॉरेस्ट को क्लियर कट करना पड़ रहा है। तो ओके, तो दैट leads to the destruction of forest, and this is the major cause for the loss of the habitat of wildlife also. The next one is pollution of air and water and land. It also affect the plant and animals because जो पॉल्यूशन हो रहा है तो उससे हमारी वाटर बॉडीज, लैंड और एयर पे इफेक्ट पड़ रहा है। सो इस तरीके से प्लांट एंड एनिमल्स भी गेट इफेक्टेड हो रहे हैं। द नेक्स्ट वन इज क्लाइमेटिक चेंज, दैट इज द ग्लोबल वार्मिंग। देखिए ग्लोबल वार्मिंग इट्स हैज़ अ लार्ज इम्पैक्ट ऑन द ह्यूमन लाइफ एंड प्लस में प्लांट एनिमल सबके ऊपर इसका बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। बिकॉज क्या होता है कि जब टेम्परेचर बढ़ रहा है, यू नो द हीट, उसमें गर्मी में कोई भी सर्वाइव नहीं कर पाता है। तो इसलिए ये भी चीज़ें जो हैं वो भी इफेक्ट करती हैं, एंड प्लस में ये नेचुरल और ह्यूमन मेड दोनों रीजंस हैं। तो इस तरीके से भी बहुत सारी हमारी स्पीसीज हैं जो कि उसमें सर्वाइव नहीं कर पाती हैं, तो वो भी इंडेंजर्ड हो रही हैं, प्लस में ख़त्म होती जा रही हैं क्योंकि वो चेंजिंग इन्वायरमेंट को सर्वाइव नहीं कर पा रही हैं, उसमें डाई हो जाती हैं। नेक्स्ट वन इज किलिंग, एनिमल्स को किल किया जाता है मीट, स्किन और उनके अदर बॉडी पार्ट्स के लिए, दैट इज़ ऑल्सो अ कॉज। नेचुरल डिजास्टर्स हैं, कुछ बहुत सारे ऐसे प्राकृतिक आपदाएं आ जाती हैं जिनकी वजह से भी रिडक्शन हो जाता है प्लांट और एनिमल्स में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से। नाउ सी स्टूडेंट, दिस इज योर long question that you have to, this is your first long question. Student, this is your actual today's homework. This is the long question 2 that you have to write in your fair notebook, short note on Project Tiger. And the next question is major causes that I have already discussed with you. So that's all. Welcome to our YouTube channel. This is for class 8 students. As you all know, we are starting with the new chapter, that is comparisons. And in comparison we have completed in previous video about the then, as not. Now our next topic is then as me, then as I am. Now let's start with the topic. So students, now how we are going to use these words then, as, me, then, as, I am. तो हम इनको कैसे यूज करेंगे, देखिए we use as, and, not as to say that things are equal, that things are equal. जब हम कंपैरिजन करेंगे तो वर्ड्स को सेंटेंसेस में ये देखना है हमें वर्ड्स कि वो इक्वल कंपेयर करते हैं या अनइक्वल। तो इन वर्ड्स को यूज करके हम ये बता सकते हैं कि उस सेंटेंस में किन दो चीज़ों को कंपेयर किया गया है और वो इक्वली कंपैरिजन हुआ है उनका या नहीं, या वो अनइक्वल कंपैरिजन हुआ है। सो स्टूडेंट्स, एज यू ऑल नो, जब हम कंपैरिजन करते हैं तो हम देन वर्ड का यूज करते हैं। So next word is as me. In place of then we will use as me. Okay students, now on the basis of this we are having a book exercise also, and whenever you are seeing a after then or a personal pronoun has the object form like me, अगर pronoun object होता है, जो हमारे पास प्रोनाउंस होते हैं, प्रोनाउंस क्या होते हैं हमारे पास आपको पता होगा प्रोनाउंस किसे कहते हैं, जो हम नाउन के प्लेस पे यूज करते हैं उन्हें हम प्रोनाउंस कहते हैं। लाइक मी, वी, यू, अस, हिम, हर,
होते हैं ये वर्ड्स अगर हम ऑब्जेक्ट प्लेस पे यूज करते हैं सेंटेंस में, जब हम ऑब्जेक्ट प्लेस पे वर्ड्स यूज करेंगे प्रोनाउन के, तो उन्हें वहाँ पे हम आफ्टर देन, इन वर्ड्स के साथ हम क्या यूज करेंगे, देन इनके बाद लगेगा। एंड इफ द प्रोनाउन हैज अ वर्ब, अगर सब्जेक्ट हो फॉर्म में आते हैं आई यू, ये सब्जेक्ट फॉर्म में आते हैं अगर हमारे पास, तो आई यू वी ही शी, अगर ये वर्ड्स यूज करते हैं हम, तो हम यूज करते हैं देन वी। ओके स्टूडेंट्स, तब हम क्या यूज करते हैं, देन। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दिस टॉपिक वी आर हैविंग अ बुक एक्सरसाइज। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द बुक एक्सरसाइज। Now let's start with the book exercise on the page number 115 as you see. Now we are students, as you see these sentences you will understand very clearly. Complete these sentences using then or as. Why is Kunal in our hockey team and not me? वो पूछ रहा है कि कुणाल हॉकी टीम में है, मैं क्यों नहीं। Are not I as good as कुणाल, कंपैरिजन हो रहा है देखिए इसमें, तो इसमें ये पूछ रहा है कि क्या मैं कुणाल जैसा गुड नहीं हूँ, तो इसमें हम वर्ड यूज़ करेंगे एज कुणाल, क्योंकि इसमें उसने पूछा है कि अगर कुणाल को हॉकी टीम में लिया गया है तो मैं क्यों नहीं, क्या मैं आर नॉट आई एज गुड एज कुणाल, कि मैं कुणाल जैसा अच्छा नहीं हूँ। नाउ सेकेंड सेंटेंस इज आई फेल्ट हैप्पी टू हियर अबाउट हर्ष promotion. Nobody felt happier than me. अभी मैंने आपसे ये रूल डिस्कस किया था, जब हम प्रोनाउन मी वर्ड यूज़ करेंगे ऑब्जेक्ट में तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, देन। अभी मैंने आपको बताया था, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आफ्टर देन और एज अ पर्सनल प्रोनाउन हैज़ अ ऑब्जेक्ट फॉर्म। अगर ऑब्जेक्ट फॉर्म में आएंगे प्रोनाउंस तो उनके साथ हम क्या यूज़ करेंगे, देन। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द थर्ड। नमिता इज़ वेरी एक्सप्रेसिव बट कामिनी इज मोर एक्सप्रेसिव देन नमिता। So students, like this you will complete this book exercise in your fair notebook. Now let's start with the next topic. In the next topic today students, we are going to start with the superlatives. Now let's start with the superlatives. We completed with the comparison of comparative degrees. Now let's start with the superlatives. Now our next topic is superlatives. So superlatives में आपको पता है, जैसे हमने कंपैरिजन किया था कंपैरेटिव डिग्रीज में, तो हमने उसमें देन वर्ड यूज़ किया था। अब सुपरलेटिव में क्या होगा हमारे पास कि हम क्या यूज़ करते हैं, जैसे ओल्डेस्ट, जो थर्ड डिग्री होती है हमारी वो होती है सुपरलेटिव। तो हम इन वर्ड्स को यूज़ करते हैं कोल्डेस्ट, ओल्डेस्ट, मोस्ट, इन वर्ड्स को हम सुपरलेटिव डिग्री में यूज़ करते हैं। लेकिन जब हम इनको फॉर्म करते हैं, जब हम इनको बनाते हैं, तो हम सबसे पहले नॉर्मली वी यूज़ द। ए पॉइंट है हमारा इस डिग्री में कि हम इन सबसे पहले द वर्ड यूज़ करते हैं, क्योंकि ये सुपरलेटिव है। जब हम सुपरलेटिव डिग्री के बारे में बात करेंगे तो हम द वर्ड यूज़ करेंगे, और आपको मैंने बताया था जब हम कंपैरेटिव डिग्री में यूज़ करेंगे तो हम देन वर्ड यूज़ करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, द हम कैसे यूज़ करेंगे, देखिए सपोज एक सेंटेंस है, इट्स द शॉर्टेस्ट, द वर्ड यूज़ किया है। देखिए इसमें डे ऑफ द ईयर, जब हम कंपेयर करते हैं डे ऑफ द ईयर। अब इसमें मैंने शॉर्टेस्ट वर्ड यूज़ किया और इसके साथ मैंने क्या यूज़ किया है, द। जब हम सुपरलेटिव डिग्रीज में द वर्ड यूज़ करेंगे तो ये समझ लेना कि उनके साथ सुपरलेटिव डिग्री आएगी। जिस सेंटेंस में EST आ गया उसमें सुपरलेटिव डिग्री आएगी, अगर द आ गया तो उसमें ये वर्ड्स आएंगे।
Okay students, now B part, how you are going to identify the superlative is, we use in with names of place and with singular words of group of people. Suppose for example, Mumbai is the largest city in India. Mumbai is the largest city in इंडिया। तो इसमें हम वर्ड यूज करेंगे एन। एन क्यों वर्ड यूज करेंगे? क्योंकि इसमें हमने पूरे एक ही जब हम प्लेस की बात करेंगे तो उसमें हमने एक सिटी के बारे में बात की है, लेकिन हमने उसमें पूरे इंडिया को कवर किया है। तो इसमें हम वर्ड यूज क्या करेंगे? इन। इनसे भी हमें ये पता चल जाएगा कि हमें इसमें क्या आएगा? सुपरलेटिव डिग्री। जब हम कंपेयर करेंगे पीपल्स को या ग्रुप ऑफ पीपल्स के साथ, ग्रुप ऑफ प्लेसेस के साथ जब हम कंपेयर करेंगे तो हम इन वर्ड यूज करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट इज हम यूज करते हैं मोस्ट और एक वेरी। ये दो वर्ड भी यूज करते हैं हम तो इन दोनों वर्ड्स को कब यूज करते हैं? जब हम सुपरलेटिव डिग्री को कंपेयर करते हैं, यानी कि ज़्यादा पैमाने पे जब हम किसी चीज़ को कंपेयर करते हैं तो हम मोस्ट और वेरी यूज़ करते हैं। हम ये कहते हैं ना, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी बैड, ठीक है। तो हम मोस्ट वर्ड भी यूज़ करते हैं। मोस्ट इंटेलिजेंट, यानी कि पूरी क्लास में सबसे इंटेलिजेंट। ऐसे जब हम एक चीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं तब हम मोस्ट वर्ड यूज़ करते हैं। तो सुपरलेटिव डिग्री में यही हमारे पास एक आइडेंटिफाई करने का एक इजी वे है कि हम जो सुपरलेटिव जो वर्ड्स होते हैं उनको जो हम सबसे ज़्यादा कंपेयर करते हैं उनको हम मोस्ट और वेरी भी यूज़ करते हैं, और ऐसे ही हम द वर्ड यूज़ करते हैं, इन वर्ड यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू सुपरलेटिव डिग्री। लेकिन हम कंपैरेटिव डिग्रीज में सिर्फ एक ही वर्ड यूज़ करते थे जो हमने आज तक टॉपिक्स पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। थैंक यू एवरीवन। Students, welcome to our YouTube classes. This is for class 8. We read our second chapter, the expansion of British power in India in history portion. In previous class we read subsidiary alliance, which mean the policy started by the EEIC. The Indian rulers accept subsidiary alliance had to cut British forces, or they are pay फॉर अपकीप ऑफ द ट्रुप्स। कि सब्सिडरी अलाइंस के बारे में हमने पढ़ा था, और सब्सिडरी अलाइंस एक ऐसी पॉलिसी थी जो EEIC ने स्टार्ट की थी, और जो भी स्टेट्स इसके पार्टिसिपेंट होते थे उनके वो मतलब कि ब्रिटिश फोर्स की को रखते थे, और फिर इनको पे किया जाता था इनकी जो सेना होती थी उसको रखने के लिए, ठीक है। टुडे वी रीड अबाउट द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, अनदर पॉलिसी ऑफ EEIC की। EEIC की एक दूसरी पॉलिसी है द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स वॉज अनदर पॉलिसी विच वॉज यूज्ड फॉर द एक्सपेंशन ऑफ द कंपनीज कंट्रोल। कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स एक अनदर पॉलिसी है कंपनी के कंट्रोल को बढ़ाने के लिए, इनिशिएटेड बाय लॉर्ड डलहौजी। कि किसके द्वारा चलाई गई थी ये? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। द पॉलिसी स्टेटेड दैट इन केस ऑफ द डेथ ऑफ द रूलर ऑफ ए सब्सिडरी स्टेट without leaving a natural heir to the throne, the deceased's territory would lapse or pass into British hands. कि यदि कोई सब्सिडरी अलाइंस का राजा बिना अपना नेचुरल मतलब कि उनका सगा बेटा या बेटी जो उनका उत्तराधिकारी है उसको छोड़े बगैर ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते थे, तो वो टेरिटरी, वो प्रदेश खुद से ही ब्रिटिश के हाथों में चला जाता था। ये डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की नीति थी। झांसी, सतारा एंड नागपुर वर एनेक्स्ड यूजिंग दिस पॉलिसी। की झांसी, सतारा और नागपुर इसी पॉलिसी के द्वारा लिए गए थे। अराउंड द सेम टाइम अवध वॉज ऑल्सो अनेक्स्ड ऑन द एक्सक्यूज दैट इट वॉज बींग मिसरूल्ड बाय नवाब वाजिद अली शाह। कि इसी टाइम पे अवध को भी उन्होंने अपने कंट्रोल में कर लिया था, ये कहते हुए ये एक्सक्यूज़ दिया, उन्होंने ये बहाना दिया कि जो नवाब वाजिद अली शाह हैं वो अच्छे से रूल नहीं कर रहे हैं, मिस रूल कर रहे हैं। लॉर्ड डलहौजी ऑल्सो फोर्स्ड द निज़ाम ऑफ हैदराबाद टू कैडे बैरार टू द ब्रिटिश
कि जो लाल डलहौजी थे उन्होंने निजाम और हैदराबाद को भी फोर्स किया कि वो जो कैडे बेरार टू द ब्रिटिश की वो ब्रिटिश के अंदर मिल जाए। मोर ओवर द टाइटल्स ऑफ द रूलर ऑफ द कर्नाटक सूरत एंड तंजौर वर ऑल्सो एब्लॉइज्ड, और जो टाइटल्स ऑफ द रूलर ऑफ द कर्नाटक सूरत और तंजौर के जो रूलर थे उनका भी शोषण किया गया। With this, the British Empire controlled all the princely state and it became the biggest political unit in the subcontinent। कि इस तरीके से ब्रिटिश जो एम्पायर था उसने बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स को अपने कब्जे में कर लिया था और ये एक बड़ी पॉलिटिकल यूनिट बन गई थी भारतीय उपमहाद्वीप में। ये जो कॉन्टिनेंट सब कॉन्टिनेंट वर्ड यूज़ हो रहा है ये बेटा इंडिया के लिए यूज़ हो रहा है बिकॉज इंडिया इज़ ए सब कॉन्टिनेंट। नाउ आवर टॉपिक इज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर, कि साम्राज्य का प्रशासन कैसा था। द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनीज विक्ट्री एट प्लासी एंड इट गेन ऑफ दीवानी राइट लेड टू इट बीइंग स्क्रूटिनाइज्ड बाय द इंग्लिश पार्लियामेंट। कि जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी विजय प्लासी के अंदर, और जो उसने और दीवानी राइट्स जो ले लिए थे ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा। सून द रेगुलेटरी एक्ट ऑफ 1773 वॉज पास्ड एंड दिस एक्ट ensured द गवर्नमेंट मोर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ओवर द कंपनी टेरिटरीज इन इंडिया। कि जो जल्दी ही रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पास हुआ और इसमें इंश्योर किया गया कि द गवर्नमेंट मोर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ओवर द कंपनीज टेरिटरी इन इंडिया। इंडिया के अंदर कंपनी ने जितनी भी टेरिटरीज को अपने कंट्रोल में लिया है उनका प्रशासन ब्रिटिश पावर के या ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में आ गया है। द कंपनी वॉज ओनली अलाउड टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द क्राउन एंड वॉज सब्जेक्टेड टू रेगुलेशन इन सिविल मिलिट्री एंड रेवेन्यू मैटर्स। कि जो कंपनी थी वो सिर्फ काम करती थी, जो ताज था वहाँ की जो महारानी थी उनके अंडर में, और इसको क्या क्या मिले हुए थे, सिविल मिली हुई थी, कानूनी जो बातें होती थी वो मिली हुई थी, मिलिट्री मिली हुई थी और रिवेन्यू मैटर्स मिले हुए थे, कर इकट्ठा करना। ठीक है। फॉर दिस द गवर्नमेंट नॉमिनेटेड ए गवर्नर जनरल एंड 4 काउंसिलर्स टू एडमिनिस्टर द प्रोविंसी ऑफ बंगाल। इसीलिए जो गवर्नमेंट है उसने नॉमिनेट किया गवर्नर जनरल और 4 काउंसलर्स प्रोविंसी ऑफ बंगाल को, जो बंगाल प्रदेश है उसको शासित करने के लिए, उसको उसके ऊपर राज्य करने के लिए। इन 1784 द पिट्स इंडिया एक्ट वॉज पास्ड विच लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ ए बोर्ड ऑफ कंट्रोल विच वॉज टू सुपरवाइज द वर्किंग ऑफ EEIC। कि 1784 में एक पिट्स इंडिया एक्ट पास हुआ जिसका काम क्या था, वो एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल था जो सुपरवाइज करता था भारत के अंदर जो EEIC थी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो कैसे काम कर रही है। वर्किंग इन इंग्लैंड द बोर्ड ऑल्सो प्रिवेंटेड द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी फ्रॉम इंटरफेयरिंग इन द गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया। कि जो वर्किंग इन इंग्लैंड द बोर्ड ऑल्सो प्रिवेंटेड, कि जो इंग्लैंड के अंदर जो बोर्ड काम कर रहे थे वो भी जो शेयर होल्डर्स थे यहाँ पे कंपनी के, वो भी क्या करते थे, इंटरफेयर करते थे भारतीय जो सरकार थी उसके अंदर। इट कंसिस्ट ऑफ 6 मेंबर्स, इसके अंदर 6 मेंबर्स थे विच इंक्लूड ए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फ्रॉम द ब्रिटिश कैबिनेट। कि इसके 6 मेंबर्स थे जिनका जो सेक्रेटरी होता था एक स्टेट फ्रॉम द ब्रिटिश कैबिनेट, वो ब्रिटिश कैबिनेट से था। नेक्स्ट द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास्ड द चार्टर एक्ट इन 1813। कि फिर ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक चार्टर एक्ट पास किया 1830 में। इट रिन्यूड द चार्टर ऑफ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और ये जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो चार्टर था उसको रिन्यू किया गया था। दिस एक्ट ऑल्सो टर्मिनेटेड द कंपनीज मोनोपोली इन इंडिया एंड ऑल्सो अलाउड प्राइवेट बॉडीज टू इन्वेस्ट इन इंडियन ट्रेड्स। कि इस एक्ट ने क्या किया, जो कंपनी की जो मोनोपोली थी, कंपनी का जो प्रभुत्व था, एकाधिकार था, उसको भी इन्होंने टर्मिनेट कर दिया था, खारिज कर दिया था भारत के अंदर। और इन्होंने जो प्राइवेट बॉडीज़ थी उनको भारत में व्यापार करने की आज्ञा दे दी थी। इट ऑल्सो एंडेड द EEIC's टी ट्रेड विद चाइना, और इन्होंने EEIC का जो टी ट्रेड था, चाय का व्यापार था चाइना के साथ, उसको भी ख़त्म कर दिया था। मोर ओवर द गवर्नर जनरल
was made the effective ruler of the company's territory in India. और इस तरीके से जो गवर्नर जनरल था उसने एक इफेक्टिव रूल मतलब कि एक इफेक्टिव शासक बना जो कंपनी ने जो टेरिटरीज जीत रखी थी भारत के अंदर उनके ऊपर, कि जो EEIC वो लोगों के ऊपर ज़्यादा अत्याचार कर रही थी, लेकिन जो मतलब उन्होंने पूरा अपने अंदर मोनोपोली ले लिया था, लेकिन जो गवर्नर जनरल आए वो उन्होंने अपने अंडर में अब ये सारी टेरिटरीज कंपनी की ले ली थी। अब है मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन, कि जो मिलिट्री का जो प्रशासन है, मिलिट्री कैसे इन्होंने बनाई हुई थी, कैसे क्या ये वर्क करती थी। वॉरेन हस्टिंग एक्सपेंडेड द आर्मी एज सून एज ही वॉज अपॉइंटेड द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल इन 1773, कि जो वॉरेन हस्टिंग था वो एक्सपेंड द आर्मी, इन्होंने आर्मी का विस्तार किया जब वो अपॉइंट हुए बंगाल के गवर्नर, जनरल गवर्नर 1773 में। स्पॉइस वर रिक्विटेड फॉर द बंगाल आर्मी फ्रॉम अवध एंड बनारस रीजन, और जो सैनिक लिए गए थे, स्पॉइस का मतलब है जो सैनिक लिए गए थे वो बंगाल आर्मी के लिए वो अवध और बनारस प्रदेश से लिए गए थे। दिस प्रैक्टिस कंटिन्यूड एंड फॉर द नेक्स्ट 75 ईयर्स मेजॉरिटी ऑफ द स्पॉइस इन बंगाल आर्मी वर फ्रॉम दीज पार्ट्स, कि अगले दिस प्रैक्टिस कंटिन्यूड, कि ये लगातार चलता रहा और अगले 75 साल तक मेजॉरिटी रही बंगाल की आर्मी में इन्हीं प्रदेशों के सैनिकों की। These soldiers were trained and disciplined and an Indian spy could rise to be post of a सूबेदार, कि ये जो सोल्जर्स थे वो वेल ट्रेंड और डिसिप्लिन थे, और जो इंडियन स्पॉय थे उनमें से ही अब उनको पोस्ट दिए जाने लगी सूबेदार की। ठीक है। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, उनका जो सिविल दीवानी जो उनका प्रशासन था वो। For effective administration, the British territory in India was divided into district, which was also the basic unit of administration, कि अच्छा प्रशासन करने के लिए, प्रभावशाली प्रशासन करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, भारत को डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड कर दिया, which was also the basic unit of administration, जो प्रशासन का एक बेसिक यूनिट थी, आधारभूत कड़ी थी। The collector, magistrate and judge were the three main officials at the district level, कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कलेक्टर, मजिस्ट्रेट और जज तीन मेन ऑफिशियल्स थे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। द कलेक्टर कलेक्ट रिवेन्यू, जो कलेक्टर था वो रिवेन्यू कलेक्ट करता था। द मजिस्ट्रेट लुक आफ्टर लॉ एंड ऑर्डर, जो मजिस्ट्रेट था वो लॉ देखता था, कानून और नियम देखता था। एंड द जज वॉज इन चार्ज ऑफ जस्टिस, और जो जज था वो न्याय का इंचार्ज था। मैनी अदर मेजर्स वर ऑल्सो अडोप्टेड टू ब्रिंग अबाउट इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, और बहुत सारे मेजर्स लाए गए, अपनाए गए एक अच्छा प्रशासन चलाने के लिए। द इंडियन सिविल सर्विस वॉज इंट्रोड्यूस्ड अंडर द गवर्नर जनरलशिप ऑफ लॉर्ड कॉर्नवालिस, और जो भारत के अंदर प्रशासनिक सेवा है ना बेटा, जो आप IAS, IPS, IFS देखते हो, ये अंग्रेजों के टाइम से ही ये जो सेवा है वो स्टार्ट हुई थी। भारत के अंदर भारतीय प्रशासनिक सेवा को इंट्रोडक्शन हुआ गवर्नर जनरलशिप ऑफ लॉर्ड कॉर्नवालिस के राज्य में। ठीक है, जब यहाँ पे गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, उसी टाइम में इंडियन सिविल सर्विसेज स्टार्ट हुई इंडिया के अंदर। I hope students you understand the topics of this chapter very well. We read the remaining topics in next class. Thank you. Have a nice day. Hello student, in today's GK class I Priyanka ma'am discuss with you chapter number 5th and 6th of class 8th. So let's start. Student, chapter name is Jurassic Park. Jurassic Park is Jurassic is the generation of dinosaur. Okay, so that chapter is based on dinosaur categories. Student, dinosaurs are the animals that lived on earth million years ago. ऐसा माना जाता है कि जो डायनासोर्स हैं वो मिलियन ईयर्स एगो धरती पर रहते थे। दे वर रिप्टाइल्स ऑफ डिफरेंट साइज। ऐसा नहीं है कि वो एक जैसे कि धरती के ऊपर ही चलते थे, बट वो रेप्टाइल्स भी थे। उनमें से जो कुछ कैटेगरी थी वो रैंक कर भी चलती थी अकॉर्डिंग टू देयर साइज। सम ऑफ देम हर्बीवर्स while other are carnivores.
तो स्टूडेंट कुछ हर्बीवोरसिस डायनासोर थे और कुछ कॉर्निवोरसिस का। हर्बीवोरसिस जो प्लांट्स ईट करते हैं और कॉर्निवोरसिस क्या होते हैं, जो एनिमल्स को ईट करते हैं। ओके, तो यहाँ पर 2 कैटेगरीज दी गई हैं। स्टूडेंट, इन प्रीवियस वीडियो ऑफ दैट चैप्टर आई डिस्कस विद यू असाइनमेंट, based on that assignment ask question in your exam. So you have to learn that assignment for the revision of that chapter. Like the question, what are the category of dinosaur? तो 2 कैटेगरी थी उनकी, टेरासिक और जुरासिक। स्टूडेंट, बेस्ड ऑन दैट चैप्टर जुरासिक पार्क, एक मूवी है जुरासिक पार्क। इफ यू हैव टाइम you have to see that movie that almost based on the category of dinosaurs. Okay, ये डायनासोर की कैटेगरी पे ही बेस बनाई गई है कि किस तरह से मिलियन ईयर्स एगो धरती पर जो डायनासोर्स है ये रहते थे और ये ह्यूमंस के साथ भी कांटेक्ट में रहते थे। ये डायनासोर्स डेंजरस होने के साथ साथ ये ह्यूमंस के साथ इंटरेक्शन भी करते थे। तो इनके बारे में बताया गया है। अगर आपके पास टाइम मिलता है आपको तो आप इस मूवी को जरूर देखें, जुरासिक पार्क। ओके, तो जो असाइनमेंट आपको गिवन है उसमें इस तरह के क्वेश्चन है। व्हाट आर द साइज ऑफ लार्जेस्ट डायनासोर और साइज ऑफ हैवीएस्ट जो डायनासोर है उनका वेट कितना है, उनकी साइज कितना है। इस तरह के क्वेश्चन आपसे आस्क किए जा सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। और जो स्मॉलेस्ट जो डायनासोर है उनका जो साइज किसके जैसा होता था, माउस की तरह। इस तरह से क्वेश्चन आस्क किए जा सकते हैं। तो आपको ये चैप्टर असाइनमेंट में से लर्न करना है फॉर योर एग्जाम। ओके, नाउ चैप्टर नंबर 6 इज आवर एनवायरमेंट। यहाँ पे अपने एनवायरमेंट की कंडीशंस के बारे में बताया गया कि ग्रुप ऑफ एनिमल्स प्लांट्स को क्या बोलते हैं, ग्रुप ऑफ एयर्स को क्या बोलते हैं। तो इस तरह का जो सारा एटमॉस्फेयर है उसके बारे में डिस्कस किया गया है। Variety of animals that and plants live any environment, be a small stream, a big desert, a dense forest, and the ocean of the entire planet. तो इन सब के कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी। नेक्स्ट वन इज a group of plants, animals, and other living things that live in the same surrounding. It is also include non-living materials such as water, rocks, सोयल एंड सैंड। तो एक ऐसा ग्रुप जिसमें प्लांट्स भी आते हैं, एनिमल्स भी, लिविंग एंड नॉन लिविंग बोथ थिंग्स आते हैं। इन सब के कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम। ओके, नेक्स्ट वन इज दिस इज द जोन ऑफ लाइफ एंड कंसिस्ट ऑल अर्थ लिविंग थिंग एंड एनवायरमेंट। जो इस डिपार्टमेंट में क्या आता है, जो ये स्पेयर है इसमें तीनों स्पेयर्स आते हैं, जैसे लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर। तो इन सब का कॉम्बिनेशन क्या होता है, ये बायोस्फीयर। इसमें सारे जो लिविंग थिंग्स है उनका कॉम्बिनेशन है। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे 3 है, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर बिलोंग्स टू एयर एंड हाइड्रोस्फीयर बिलोंग्स टू वाटर एंड जो लिथोस्फीयर है बिलोंग्स टू लैंड, मीन्स तलमंडल, जलमंडल एंड वायुमंडल। ओके, द होम ऑफ एनिमल्स और ए प्लांट विच इंक्लूड ए community of animals and plants, another waters, oxygen, soil and sand and rocks. तो इसको क्या बोलते हैं, हैबिटेट। हैबिटेट का मतलब होता है आवास स्थान, जहाँ पर एक प्लांट, जो प्लांट्स या एनिमल्स है जिसका भी होम होता है उसको क्या बोलते हैं, हैबिटेट, आवास स्थान। वेस्ट मटेरियल कंपोज मिनरली अकरिंग सब्सटेंसेस एज वुड, पेपर विच कैन बी ब्रोकन डाउन एंड अब्जॉर्ब इनटू द एनवायरमेंट। तो इनको बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल, जो मीन्स गल सड़ जाके अदर जो मटेरियल में कन्वर्ट हो जाते हैं धरती के अंदर, तो उसको क्या बोलते हैं, बायोडिग्रेडेबल। नेक्स्ट वन इज एनी टाइप ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स is in danger of disappearing forever if its rapid decrease in population or loss of habitat. मीन्स उनके आवास स्थान है वो नष्ट हो जाते हैं और जो इनकी जो कैटेगरीज हैं वो लुप्त होती जाती है। डिक्रीज मीन्स कम हो जाती हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, एंडेंजर्ड एनिमल्स, जो विलुप्त होने वाले प्राणी हैं। नेक्स्ट वन इज द प्रोटेक्शन ऑफ थिंग्स फाउंड इन नेचर
and judicious use of all earth natural resources such as water, soil minerals, wildlife and forest. तो इसको क्या बोलते हैं? कंजर्वेशन. नेक्स्ट वन इज द टोटली क्वांटिटी ऑफ लिविंग बींग्स of one animal species and plant species of all living area at a particular moment. इन सब की जो क्वांटिटी को मेजर करते हैं किसी भी एनिमल की, जितनी भी प्रजाति हैं प्लांट्स की, तो इन सबको क्या बोलते हैं? बायोमास. ओके स्टूडेंट, आपको 5th and 6th चैप्टर रिवाइज करना है फॉर योर S7 एग्जाम.